जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। क्लास 10 के बच्चों, आपका आज से स्टार्ट होने जा रहा है केमिस्ट्री का वीडियो सीरीज। पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि हम लोग की तैयारी किस तरीके से चलने वाली है, हमारा विषय सूची क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हमने क्लास 10 के बच्चों के लिए यहाँ पे विषय सूची लिखा है, जो कि सभी को ज़रूरी है। अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आपको या और भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको ये मालूम नहीं है कि हमारे कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर को हमको किस तरीके से पूरा करना है, यानी कि पहले से आप रणनीति नहीं बनाए हो तो रणनीति बना लो सबसे पहले कि कितना चैप्टर है मेरे बुक में, कौन कौन से चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए पहला चैप्टर है आप लोग का जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, नोट करते चलना। उसके बाद दूसरा चैप्टर है अम्ल, भस्म तथा लवण, यानी कि अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है और लवण क्या होता है। इसके बाद आगे अगर बात करेंगे हम तो धातु एवं अधातु। इसके बाद अगर हम चलें तो कार्बन तथा इसके यौगिक, कार्बन तथा इसके यौगिक। और उसके बाद जो हमारा पांचवा चैप्टर है वो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि आखिर तत्वों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे यानी कि लास्ट चैप्टर में चलेंगे तो प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण। जो प्राकृतिक संसाधन, तो आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ चुके होंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। हर वो वस्तु जो मनुष्य के काम आती है, मनुष्य के लिए उपयोगी होती है, वो संसाधन कहलाती है। और प्राकृतिक संसाधन यानी कि प्राकृतिक द्वारा जो हमें प्रदान किया गया है, उस संसाधन को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मानव निर्मित भी संसाधन होता है, जैसे कि बाइक, बस, टेम्पू, चाहे और भी चीज़ जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमारे कार्यों को आसान बनाता है, जिसे हम इंसान बनाते हैं, वो मानव निर्मित संसाधन होता है। लेकिन यहाँ हमें बात करना है प्राकृतिक संसाधनों और इसके वर्गीकरण के विषय में। तो हम लोग एक एक करके इस पे डिस्कस करेंगे। और आज के क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 से शुरुआत कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 से। तो इसमें हम लोग का कौन कौन सा पॉइंट रहेगा हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, यानी कि हमारा चैप्टर जो होगा वो होगा अम्ल, भस्म तथा लवण। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेना, चैप्टर नंबर 2 है हमारा केमिस्ट्री का, अम्ल, भस्म तथा लवण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। इस चैप्टर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं उड़ान बैच का। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अम्ल और भस्म के बारे में जानेंगे कि अम्ल कहते किसे हैं, भस्म किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल सकते हो अम्ल। ठीक है, अम्ल यानी कि एसिड कहते किसे हैं। तो हमारा सिंपल सा डिफिनेशन हमारे बुक में है कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन, जलीय विलयन यानी कि जल में उसका विलयन तैयार किया गया है। ठीक है, तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन, पहला पॉइंट दिया हुआ है कि स्वाद में खट्टा होता है, तथा दूसरा पॉइंट है कि धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यानी कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन, यानी कि अम्ल को जल में मिला के विलयन तैयार करेंगे तो उसका जो जलीय विलयन है वो स्वाद में कैसा होगा, खट्टा होगा। खट्टा तो आप लोग जानते होंगे, स्वाद में खट्टा होगा। इसके अलावा अम्ल की और क्या विशेषता है, तो वो जब धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, यानी कि उससे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें आगे तो दूसरा डेफिनेशन जो कि अर्हेनियस के अनुसार दिया गया था, उसमें क्या कहा गया था कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो जैसे ही जल में घुलेगा तो जल में घुलने के साथ ही वो H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो आयन के भी दो प्रकार होते हैं। यहाँ देखिए H के ऊपर प्लस लगा हुआ है तो इसको आयन कहते हैं। आयन में कौन सा आयन है, धनायन है। ठीक है, इसके अलावा ऋणायन भी। तो आयन के भी दो प्रकार होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो ये जो अम्ल है वो जैसे ही जल से प्रतिक्रिया करता है, जैसे ही जल से इसकी अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ देता है। अब अगर हम बात करें अम्ल के उदाहरण की तो क्या होगा, डेफिनेशन। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो कि डेफिनेशन लिख देंगे और डेफिनेशन लिखने के बाद छोड़ देंगे। तो केमिस्ट्री है, हिंदी नहीं है कि केवल डेफिनेशन से काम चलेगा। आपको जैसे में आपको बताना होगा कि अम्ल क्या है, उसकी एक दो रिएक्शन आपको दिखाना होगा। जैसे कि हमने दिखाया है, जैसे में HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH, ये सब क्या है, अम्ल है।
तो जैसे में हमने दिखा दिया। इसके अलावा अर्हेनियस के अनुसार हमने बात किया कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देता है, हाइड्रोजन आयन। तो इसका एक रिएक्शन दिखा देते हैं। जैसे कि अम्ल में हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लिया, HCl को लिया, और इसकी प्रतिक्रिया हम जब जल से करा रहे हैं तो जल से कराने पे क्या हो रहा है, H+। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि H+ का निर्माण हो रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है। H+ क्या है, हाइड्रोजन आयन। इसके अलावा क्लोरीन भी है, लेकिन यहाँ डेफिनेशन में जो चीज़ बोला है हम उसको दिखा रहे हैं। यहाँ फिर हमने दूसरा अम्ल ले लिया HNO3, HNO3, और इसकी जब प्रतिक्रिया हमने जल से कराया यानी कि H2O से, तो यहाँ पे भी H+ आयन का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा NO3 का भी निर्माण हो रहा है, लेकिन हमें मतलब है H+ से, क्योंकि डेफिनेशन में बोला गया है कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देता है, हाइड्रोजन आयन यानी कि H+। तो इतना आपको क्लास 10th के लिए इतना ज़रूरी है। ये दोनों डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है तथा धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसके अलावा दूसरा डेफिनेशन अगर हम बात करें तो अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। इसके बाद अब चलते हैं, अम्ल की तो बात हो गई, अब चलते हैं भस्म पे। भस्म क्या है, ठीक है, भस्म यानी कि जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं बेस। उम्मीद करते हैं कि सभी को दिखाई दे रहा है, ठीक है। भस्म क्या है, भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन, भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन। अब यहाँ विलयन की बात आ रही है, तो विलयन क्या होता है, तो आप विलयन में पढ़े होंगे कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ। अब मान लो कि पानी में अगर हम चीनी मिलाते हैं और उसको घोल देते हैं तो पानी में जो चीनी है वो पूर्णतः घुल जाएगा, और वो मिश्रण है, कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। तो समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। तो विलयन को जानने से पहले आपको मिश्रण जानना होगा। मिश्रण के प्रकार 2 प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, और समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो यहाँ बात किया है कि भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन, पहला नंबर पॉइंट है, स्वाद में कड़वा होता है, तथा दूसरा पॉइंट है कि अम्ल को उदासीन करके लवण बनाता है। जो ये भस्म है वो अम्ल से जब प्रतिक्रिया करेगा तो किस चीज़ का निर्माण करेगा, भस्म का निर्माण करेगा। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि जो अम्ल है वो क्या करता है, धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस उससे निकलता है। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है भस्म में कि अम्ल को यह उदासीन करता है, और उदासीन करके किसका निर्माण करता है, लवण का निर्माण करता है, यानी कि लवण को बनाता है। जैसे में भस्म के एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं, भस्म के एग्जाम्पल में NaOH, KOH, उसके बाद NH4OH, इसके अलावा CaOH का होल ट्वाइस। ये सब क्या है, तो ये भस्म के उदाहरण है, भस्म के उदाहरण आप नोट कर सकते हो यहाँ पे। इसके बाद अगर भस्म के दूसरे डिफिनेशन की बात करें अर्हेनियस के अनुसार, तो भस्म का डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड, वहाँ अम्ल वाले में था हाइड्रोजन आयन, और यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रो ऑक्साइड आयन, यानी कि OH- देता है। हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन में बहुत अंतर है। हाइड्रोजन आयन ये हुआ और हाइड्रो ऑक्साइड आयन OH- हुआ, ठीक है। तो भस्म क्या है, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- देता है, ठीक है, OH देता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है। जैसे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पहले भस्म को लिया गया है NaOH को, इसकी प्रतिक्रिया जब जल से हम कराते हैं तो हमें Na+ के साथ साथ OH- भी मिल रहा है, यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन का भी निर्माण हो रहा है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो KOH, जब इसकी प्रतिक्रिया हम जल से करा रहे हैं तो K के साथ साथ OH यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, और जहाँ हमें किसी भी यौगिक को हम ले रहे हैं और उसकी प्रतिक्रिया हम जल से करा रहे हैं और OH मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, भस्म है, बेस है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा पहला डेफिनेशन कि भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कैसा हो, कड़वा हो, कैसा हो, कड़वा हो, और अम्ल को उदासीन करके ये लवण का निर्माण करता है। तो ये रहा आपका अम्ल तथा भस्म का आप लोग का एग्जाम्पल। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लो।
इसके बाद आगे हम चलते हैं तो इसी चैप्टर में हम आगे देखेंगे विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या होता है आपके बुक में लिखा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे और डिटेल से आपके लिए विद्युत अपघट्य को लिख दिया है। विद्युत अपघट्य क्या होता है तो इसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलकर, वे रासायनिक पदार्थ क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है, जो जल में घुलकर या गलित अवस्था में आयनों में टूटते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर हम एक पात्र ले लेते हैं, यहाँ पे अगर हम एक पात्र ले लें, ठीक है, इसे हटाते हैं, यहाँ पे अगर हम कोई बर्तन ले लेते हैं या पात्र ले लेते हैं, ठीक है, इसमें मान लेते हैं कि जल मिला हुआ है, इस बर्तन में क्या है तो पूरा जल भरा हुआ है। हम किसी पदार्थ को लेते हैं और किसी पदार्थ को मान लेते हैं ए बी पदार्थ है, इसको हम उठा के इस जल में डालते हैं और जैसे ही जल में डालते हैं ये अपने आयनों में टूट जाता है। तो ऐसे पदार्थ को ही हम कहेंगे, इस पदार्थ को कहेंगे ये विद्युत अपघट्य है। अगर ये आयनों में, अगर हम जल में डालते या गलित अवस्था में ये आयनों में अगर नहीं टूटता तो उसे कहते हैं कि ये विद्युत अनअपघट्य है। तो हमारे सामने डिफिनेशन है विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो वे रासायनिक पदार्थ, नोट कर सकते हो, वे रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलकर या गलित अवस्था में आयनों में टूटते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे में अम्ल इसके अंतर्गत आता है, क्षार आता है और सभी लवण इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिटेल कर दिया है। क्लास 10th के बुक में तो इतना डिटेल नहीं दिया था, लेकिन हमने सोचा कि आपको बताना ही है तो थोड़ा सा डिटेल में जाके बताएं ताकि आपको आगे आने वाले क्लास में भी इस चीज़ दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब देखिए यहाँ पे विद्युत अपघट्य के भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य जिसे कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है, इसको हम समझने से पहले इस फिगर को देख लेते हैं। इस फिगर में हमने क्या किया कि इस पदार्थ को जल में डालते ही ये क्या हो गया, पूर्ण रूप से अगर आयनों में टूट जाता है। जल में हम डाल रहे हैं और ये 100% आयनों में टूट जाता है, पूर्ण रूप से टूट जाता है, तो इस विद्युत अपघट्य को कहेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य, ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्य। लेकिन मानते हैं कि इसे हम ना डाल के, इस A और B को इस विलयन में ना डाल के कोई दूसरा पदार्थ लेते हैं जो कि C और D है, और इसको अगर हम इस जल में अगर डालते हैं तो ये C और D जो है पूर्ण रूप से यानी कि 100% आयनों में नहीं टूट रहा है, टूट रहा है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, यानी कि 100% नहीं, ये 55% या 60% ही आयनों में टूट रहा है, ठीक है। किसी को हम बुला रहे हैं अपने घर पे तो वो आ रहा है अपने पूरे परिवार के साथ आ रहा है, और एक इंसान है कि वो आ रहा है लेकिन वो फॉर्मेलिटी के लिए अपने साथ बस 2 मेंबर ही आ रहे हैं या 1 मेंबर आ रहे हैं। तो वैसे ही विद्युत अपघट्य की कैटेगरी में दोनों आता है, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। जो पूर्ण रूप से इस जलीय विलयन में डालने पर 100% वो आयनों में अगर टूट जाता है तो उसे प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। और अगर कोई दूसरा मेंबर है वो क्या हो रहा है, वैसा पदार्थ जो जल में घोलने पर या जलीय विलयन में डालने पर वो क्या हो, आंशिक रूप से आयनों में टूटे, तो उसे हम कहेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य। दोनों ही विद्युत अपघट्य है क्योंकि आयनों में टूट रहा है। और अगर मान ले कि तीसरा ले ले X और Y को, और इसको हम जल में डालते हैं तो ये आयनों में नहीं टूटेगा, तो इसे कहते हैं विद्युत अनअपघट्य, जिसका डिफिनेशन हम अभी लिखवाने वाले हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए 2 प्रकार के विद्युत अपघट्य हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। इसका डिफिनेशन भी है, प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, तो ये जल में घुलकर लगभग पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं, जो कि अभी हमने बताया पूर्ण रूप से ये क्या होगा, आयनों में टूट जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य। जैसे में इसके अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल दिया है, प्रबल अम्ल आते हैं, प्रबल क्षार आते हैं और सभी लवण इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, तो प्रबल विद्युत अपघट्य के अंतर्गत।
जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने HCl दिया हुआ है, H2SO4 दिया हुआ है, इसके अलावा प्रबल क्षार में NaOH, KOH ये सब दिया गया है। तो अब प्रबल अम्ल क्या होता है, प्रबल क्षार क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी हम लोग इसके टॉपिक को खत्म कर लेते हैं। तो इसके लिए आप घबराइएगा नहीं कि हाँ प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, सर ने नहीं बताया, तो हमने बस आपको इसका एग्जाम्पल दिया। इसी तरीके से दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होगा, ये जल में घुलकर, ये क्या होता है, ये जल में घुलकर बहुत कम मात्रा में आयनों में टूटते हैं। आयनों में टूटेंगे लेकिन बहुत कम मात्रा में, जैसे में दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, जिसके एग्जाम्पल हैं दुर्बल अम्ल का दिया हुआ है CH3COOH और H2CO3। इसी प्रकार से दुर्बल जो क्षार होता है NH4OH इसके अंतर्गत आता है। तो विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो वे रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलकर गलित अवस्था में आयनों में टूटते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो नोट कर लीजिएगा विद्युत अपघट्य क्या होता है। अगर आपको प्रबल और दुर्बल से मतलब नहीं है तो आपको बस इतना डिफिनेशन नोट कर लेना है कि विद्युत अपघट्य क्या होता है, यहाँ तक आपको कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद देखिए विद्युत अपघट्य की बात कर लिए, अब आते हैं विद्युत अनअपघट्य। विद्युत अनअपघट्य क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन आप देख लो कि वे रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलकर या गलित अवस्था में आयनों में नहीं टूटते हैं, यानी कि आयनों में, उसको जल में भी डालेंगे तो वो आयन में नहीं टूटेगा, और नहीं टूटेगा तो इसे कहते हैं विद्युत अनअपघट्य। ठीक है, क्या कहेंगे, विद्युत अनअपघट्य। जैसे में यहाँ पे देखिए, या कह सकते हैं कि वैसे यौगिक जिनके जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। जैसे में एल्कोहल, ग्लूकोज, यूरिया, ये सब क्या है, विद्युत अनअपघट्य है। इसको अगर हम जलीय विलयन में डालते हैं तो ये आयनों में नहीं टूटेगा, और आयनों में नहीं टूटेगा तो इससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कारण हम आपको बताएंगे जब चालक के बारे में बताएंगे विद्युत वाले चैप्टर में। उस समय हम आपको बताएंगे कि धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक दो चालक होता है, और धात्विक चालक में किस कारण से विद्युत धारा का प्रवाह होता है और विद्युत अपघटनी चालक में किस कारण से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो यहाँ पे लिख दिया गया है कि वे यौगिक जिनके जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते हैं वे विद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे में एल्कोहल, ग्लूकोज, यूरिया। अब एक शब्द आता है जो कि आज की क्लास का लास्ट शब्द रहेगा, आयनन, आयोनाइजेशन। ये आयनन होता क्या है, तो देखिए जल द्वारा विद्युत अपघट्य का आयनों में विघटन होने की जो क्रिया होती है उसे आयनन कहते हैं। मान लो कि कोई AB कोई पदार्थ है, इसको जब हम लोग जल में यानी कि जलीय विलयन में जैसे ही डालेंगे तो ये आयनों में टूट जाएगा, यानी कि A+ और B- ये आयनों में टूटेगा, और आयनों में टूटने की इसी घटना को, इसी क्रिया को आयनन कहते हैं। आयनन, आयोनाइजेशन कहते हैं। तो आपको मालूम हुआ कि आज की क्लास में हमने पढ़ा अम्ल का डिफिनेशन, भस्म का डिफिनेशन, इसके अलावा विद्युत अपघट्य क्या होता है, विद्युत अपघट्य के प्रकार को भी देखें, और विद्युत अनअपघट्य क्या होता है, और आयनन क्या होता है, यानी कि आयोनाइजेशन। इसके बाद के टॉपिक को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोगों के लिए जो ये उड़ान बैच स्टार्ट किया गया है, इसमें हम लोग और भी बहुत सारे टॉपिकों को देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपके लिए हमने फिजिक्स का कुछ इस तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक पॉइंट बनाया है, जिसमें आपको शुरू से फिजिक्स का जो भी पॉइंट होगा उन सारे पॉइंटों को बताया जाएगा शुरू से। यानी कि ये उड़ान बैच सच में क्लास 10th के बच्चों के लिए उड़ान बनने वाला है। तो आप लोग इस उड़ान बैच से जुड़ने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे ऑफलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ज़्यादा संपर्क के लिए आपको नीचे नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे आप लोग बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं इस बैच की और भी डिटेल के लिए। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। वीडियो को अगर पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।